राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को पकड़ लिया और उसे कंधे पर डालकर चल पड़े। बेताल ने फिर एक नई कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। मगध देश में एक पराक्रमी राजा राज्य करता था। उसकी एक सुंदर और गुणवान पुत्री थी जिसका नाम था राजकुमारी राधिका। वह न केवल रूपवती थी बल्कि विदुषी और वीर भी थी। राजकुमारी राधिका का जन्म ही किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिस रात उसका जन्म हुआ उस रात आकाश में दुर्लभ चंद्र ग्रहण था और ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालिका अपने समय की सबसे असाधारण नारी होगी। बचपन से ही राधिका ने सामान्य राजकन्याओं से अलग व्यवहार करना शुरू कर दिया था। जहां अन्य राजकुमारियां गुड़ियों से खेलती थीं, वह लकड़ी की तलवारें बनाकर युद्ध का अभ्यास करती थी। उसके पिता राजा भानु प्रताप ने प्रारंभ में इस पर विरोध किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री सचमुच में युद्ध कला के प्रति गंभीर है, तो उन्होंने राज्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु अचल देव को उसका शिक्षक नियुक्त किया। गुरु अचल देव ने केवल युद्ध कला ही नहीं सिखाई, बल्कि उसे राजनीति, रणनीति और संकट के समय धैर्य बनाए रखने की कला भी सिखाई। राधिका ने केवल 15 वर्ष की आयु में ही राज्य के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को पराजित कर दिया था। एक बार जब पड़ोसी राज्य के आक्रमणकारियों ने सीमा पर हमला किया, तो राधिका ने स्वयं सेना का नेतृत्व करने की इच्छा जताई। राजा ने प्रारंभ में मना किया, लेकिन जब स्थिति बिगड़ने लगी तो उन्होंने राधिका को युद्ध में भेजा। राधिका ने न केवल शत्रु सेना को परास्त किया, बल्कि उनके सेनापति को बंदी बना लिया। इस विजय के बाद पूरे राज्य में उसकी ख्याति फैल गई और लोग उसे योद्धा राजकुमारी के नाम से पुकारने लगे। जब राजकुमारी राधिका विवाह योग्य हुई, तो राजा ने उसके लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। लेकिन राजकुमारी ने एक अजीब शर्त रखी, जो भी योद्धा मुझे युद्ध में हरा देगा, वही मेरा पति बनेगा। राजा चकित रह गया, क्योंकि उसकी पुत्री युद्ध कला में निपुण थी और कई योद्धाओं को पहले ही पराजित कर चुकी थी। उधर वीरभद्र की कहानी एक उपेक्षित राजकुमार की दुखद गाथा थी। वह शैलपुर राज्य के महाराज विक्रमसेन का एकमात्र पुत्र था। जब वह मात्र 10 वर्ष का था, तभी उसके पिता के सबसे विश्वासपात्र मंत्री दुर्जय सिंह ने राजा की हत्या कर दी और सिंहासन पर अधिकार कर लिया। वीरभद्र को भी मारने का प्रयास किया गया, लेकिन उसकी धाय मां ने उसे गुप्त मार्ग से राजमहल से निकाल दिया। अगले 5 वर्ष वीरभद्र जंगलों में भटकता रहा। एक दिन वह एक गहरी खाई में गिर गया और मरणासन्न अवस्था में पहुंच गया। वहां एक तपस्वी ऋषि मृगनयन ने उसे बचाया और अपने आश्रम में ले गए। ऋषि ने केवल उसका उपचार ही नहीं किया, बल्कि उसे दिव्य ज्ञान भी प्रदान किया। ऋषि मृगनयन स्वयं अपने युवावस्था में एक महान योद्धा थे और उन्होंने वीरभद्र को अस्त्र शस्त्र की सभी विद्याओं में निपुण बना दिया। जब वीरभद्र 16 वर्ष का हुआ, तो ऋषि ने उसे अपने वास्तविक परिचय के बारे में बताया और उसे अपना खोया हुआ राज्य वापस लेने के लिए प्रेरित किया। ऋषि ने उसे एक दिव्य तलवार वज्रधारा प्रदान की, जो कभी भी म्यान से निकलते ही चमक उठती थी। वीरभद्र ने अपने राज्य की खोज शुरू की और इसी क्रम में उसे मगध की राजकुमारी राधिका के स्वयंवर की जानकारी मिली। स्वयंवर के दिन पूरा राजमहल उत्सव की तैयारियों में व्यस्त था। राजकुमारी राधिका स्वर्णिम कवच पहने, हाथ में चमकदार तलवार लिए मैदान में उपस्थित हुई। एक के बाद एक कई राजकुमार और योद्धा आए, लेकिन कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया। तभी वीरभद्र ने मैदान में प्रवेश किया। उसके साधारण वस्त्रों को देखकर कुछ लोग हंसने लगे, लेकिन जैसे ही उसने अपनी तलवार निकाली, पूरा मैदान उसकी चमक से जगमगा उठा। पहले दौर में राधिका ने धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया। उसने एक साथ 3 तीर चलाए, जो हवा में सीटी बजाते हुए वीरभद्र की ओर बढ़े। वीरभद्र ने अपनी तलवार के एक ही वार से तीनों तीरों को काट डाला।
भीड़ ने तालियां बजाईं। अगले दौर में राधिका ने अपनी तलवार चंद्रहास निकाली और वीरभद्र पर वार किया। दोनों के बीच ऐसा घमासान युद्ध हुआ कि देखने वाले दंग रह गए। तलवारों की टक्कर से चिंगारियां निकलने लगी। युद्ध का सबसे निर्णायक क्षण तब आया जब राधिका ने एक छलांग लगाकर वीरभद्र पर वार किया। वीरभद्र ने झुककर उस वार को बचाया और तुरंत पलटवार करते हुए राधिका की तलवार हाथ से छीन ली। उसने अपनी तलवार की नोक राधिका के गले पर रख दी। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। राधिका ने मुस्कुराते हुए हार स्वीकार कर ली, लेकिन उसकी आंखों में वीरभद्र के प्रति सम्मान झलक रहा था। विवाह की घोषणा के बाद भी राजा भानु प्रताप को वीरभद्र पर संदेह था। उसने अपने मंत्री को गुप्त रूप से वीरभद्र की पृष्ठभूमि की जांच करने का आदेश दिया। मंत्री ने वीरभद्र के कक्ष में छिपकर देखा कि वह रात में एक विशेष मुद्रा को देखकर उदास हो जाता है। जब मंत्री ने उस मुद्रा को चुराकर राजा के सामने रखी, तो पता चला कि यह शैलपुर राज्य की राजमुद्रा थी। राजा ने वीरभद्र को दरबार में बुलाया और सीधे पूछा, क्या तुम शैलपुर के राजकुमार हो? वीरभद्र ने सच स्वीकार करते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे दुर्जय सिंह ने उसके पिता की हत्या की और कैसे वह जंगलों में भटकता रहा। राजा भानु प्रताप ने उसकी सच्चाई और साहस की प्रशंसा की और उसे सैन्य सहायता देने का वचन दिया। राधिका और वीरभद्र का विवाह समारोह 3 दिनों तक चला। विवाह के ठीक 1 सप्ताह बाद मगध की विशाल सेना शैलपुर की ओर कूच कर गई। वीरभद्र ने सेना का नेतृत्व किया और राधिका भी उसके साथ थी। दुर्जय सिंह ने जब यह समाचार सुना तो वह भयभीत हो गया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन अंततः वीरभद्र ने दुर्जय सिंह को पराजित कर उसका सिर काट दिया। वीरभद्र ने शैलपुर के सिंहासन पर अपना अधिकार जमाया और अपने पिता की हत्या का बदला लिया। उसने मगध के साथ स्थायी मित्रता संधि की और दोनों राज्यों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए नए मार्ग बनवाए। कुछ वर्षों बाद जब वीरभद्र को अपने पिता का छिपा हुआ खजाना मिला, तो उसने मगध को उपहार स्वरूप स्वर्ण और रत्न भेजे। राधिका और वीरभद्र ने मिलकर शैलपुर को एक समृद्ध राज्य बना दिया। उनकी कहानी पूरे देश में प्रेरणा के रूप में सुनाई जाने लगी। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम और साहस ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, यदि वीरभद्र ने युद्ध में छल से जीत हासिल की होती तो क्या तब भी विवाह उचित होता? क्या राजकुमारी को उसकी असली पहचान जानने का अधिकार नहीं था? राजा विक्रम ने गंभीरता से उत्तर दिया, युद्ध में चालाकी भी एक कला है। वीरभद्र ने प्रतियोगिता छल से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से जीती। राजकुमारी ने स्वयं उसकी योग्यता देखकर उसे चुना, इसलिए विवाह न्यायसंगत था। असली पहचान तो उसने बाद में जानी, लेकिन उस समय उसने वीरभद्र के चरित्र को पहचान लिया था। बेताल हंसा, तुम्हारा उत्तर सही है, पर अब मैं जाता हूँ। और वह फिर पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम मुस्कुराए और फिर उसका पीछा करने लगे। तो यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें अच्छी कहानी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।